हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11th सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसका एक टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो बच्चों हर साल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन से इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर बार देखने को नीट में मिलते हैं। यहाँ से कम 5 to 6 क्वेश्चन हर साल नीट में देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, पहले तो हम ये देखेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहेंगे किसे। देखो बेसिकली क्या है, ये मान के चलो एक यूकैरियोटिक सेल है। अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स होते हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सेल ऑर्गेन्स कौन कौन से, जैसे कि ईआर होते हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियस। कहने का मतलब बहुत सारे जो सेल ऑर्गेन्स हैं ये कहां पर हैं, इस साइटोप्लाज्म में। यहां ये क्या है, इस सेल का ये क्या है, एक साइटोप्लाज्म है। इस सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स हैं। कहां बिखरे हुए हैं, कहां हैं, सेल के साइटोप्लाज्म। अब इनमें से सभी ऑर्गेन्स में से कुछ सेल ऑर्गेन्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन दूसरे सेल ऑर्गेन्स से जुड़ा होता है। मतलब एक सेल ऑर्गेन्स का फंक्शन दूसरे सेल ऑर्गेन्स के फंक्शन से जुड़ा होता है। कहने का मतलब कि यहां मान के चलो कि 3 सेल ऑर्गेन्स है, ए है, बी, सी। ये मान के चलो 3 सेल ऑर्गेन्स है, ए, बी, सी। अब इनमें से क्या है कि ए ने मान के चलो कोई प्रोडक्ट बनाया, किसको भेजा, बी को। बी ने इसको मॉडिफाइड किया, किसको भेजा, सी को। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है, ए ने प्रोडक्ट बनाया, बी को भेजा, बी ने मॉडिफाइड किया, सी को भेजा। तो ए का फंक्शन बी से क्या जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों सेल ऑर्गेन्स का फंक्शन जुड़ा हुआ है। यहां देखो बी और सी का फंक्शन जुड़ा हुआ है। तो यहां कि जब एक दूसरे के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट हो, इसी को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां सम सेल ऑर्गेन्स, कुछ सेल के ऑर्गेन्स ऐसे होते हैं जिनके फंक्शन आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट टू ईच अदर। देखिए सम सेल ऑर्गेन्स, सेल के कुछ सेल ऑर्गेन्स ऐसे हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हो, यानी कि इनके फंक्शन कैसे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट टू ईच अदर। इसी को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहां पर देखिए कि यहां पर ए ने कोई प्रोडक्ट बनाया, ए ने प्रोडक्ट बनाया, किसको भेजा, बी को, और बी ने प्रोडक्ट बनाया, किसको भेजा, सी को। कहने का मतलब ए बी के फंक्शन जुड़े हैं और बी और सी के फंक्शन जुड़े हैं। इसी को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में किसको कंसीडर करें और किसको कंसीडर नहीं करें। तो 4 सेल ऑर्गेन्स हैं जिनके फंक्शन आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम और उसके बाद वैक्यूल। यानी कि इन चारों के फंक्शन आपस में कहीं ना कहीं तो कोऑर्डिनेट है, और जब कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट है तो ऐसे ऑर्गेन्स को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे कि यहां किसको कंसीडर करें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में और किसको कंसीडर नहीं करें। यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहां पहला ऑर्गेन्स आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकेंड ऑर्गेन्स है गोल्जी बॉडी, और थर्ड फंक्शन है, थर्ड जो ऑर्गेन्स है जिसका नाम है लाइसोसोम, और फोर्थ है वैक्यूल्स। देखिए उसके बाद साइड में ये भी एनसीईआरटी लिखती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया
और उसके बाद परऑक्सीसोम। अब देखिए यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिपिड बना के भेजती है किसके पास ट्रांसफर करती है? इस गोल्जी बॉडी के पास। किसके पास? इस गोल्जी बॉडी के पास। और गोल्जी बॉडी कुछ मॉडिफाइड करती है, कभी लाइसोसोम बनाती है तो बाद में वैक्यूल्स बनाती है। यानी कि गोल्जी बॉडी आगे क्या ट्रांसफर करती है कि लाइसोसोम बनाने वाली जो वैक्यूल्स तैयार करती है, या हम बोल सकते हैं कि वेसिकल तैयार करती है। वेसिकल्स भी जनरली वो दो तरह की ट्रांसफर करती है कि कुछ वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड भरे होते हैं और कुछ वेसिकल्स ऐसी होती हैं जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। तो जिस वेसिकल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो बनाती है लाइसोसोम, और जिसमें प्रोटीन लिपिड है वो किसी दूसरे सेल ऑर्गन्स के पास ट्रांसफर होती है। देखिए तो ईआर का कोऑर्डिनेट है गोल्जी बॉडी के साथ, और गोल्जी बॉडी का फंक्शन किसके साथ कोऑर्डिनेट है? लाइसोसोम। तो इनको तो हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर करेंगे। 4 सेल ऑर्गन्स हैं, नाम बताइए। ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, ये 3 सेल ऑर्गन्स मेम्ब्रेन बाउंड तो हैं, मेम्ब्रेन से तो बने हैं, लेकिन इन तीनों के फंक्शन इन चारों से कोऑर्डिनेट नहीं है। इन तीनों के फंक्शन चारों से कोऑर्डिनेट नहीं है, तो इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ने के बाद तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते किसे हैं बच्चों। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की सेल के अंदर क्या, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गन्स हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। अब इनमें से बच्चों कुछ सेल के ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि कुछ सेल की ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट है। ध्यान रखना, मेम्ब्रेन से तो बने हैं लेकिन फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे कि ए ने कोई प्रोडक्ट बनाया, बी के पास भेजा, और बी ने इसको मॉडिफाइड किया, इस सी के पास भेजा, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट है फंक्शन, बी और सी के कोऑर्डिनेट है फंक्शन, यानी कि इसी को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब बात आती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में किन ऑर्गन्स को कंसीडर करें और किन को हम कंसीडर नहीं करें। तो ध्यान रखो कि यहाँ पर 4 सेल ऑर्गन्स है, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। इन चारों के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर करते हैं। लेकिन ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट, एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, यानी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, इन तीनों के फंक्शन आपस में इन चारों से कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए इनको हम कंसीडर एंडोमेम्ब्रेन में नहीं करते। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि यहाँ अभी हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेल ऑर्गेनेज, जिसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक सेल, ये सेल है और सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, और उसमें साइटोप्लाज्म में क्या है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर उस साइटोप्लाज्म में फैली हुई है, जो कैसे दिखती है? टिनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, जो कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। मतलब एक जाल जैसी स्ट्रक्चर कहां है? साइटोप्लाज्म में फैली है, और इसी को हम नाम देते हैं क्या? इसी को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को हम क्या नाम देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए बच्चों, यहां पर ये न्यूक्लियस के पास ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये है जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम है डीएनए। इसके बाहर ऐसे मतलब इस तरह से कोई जाल जैसी स्ट्रक्चर है। ये जाल जैसी स्ट्रक्चर है जो दिखने में कैसी है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें राइबोसोम है तो टिनी बोल दिया। जब
मेम्ब्रेन से बनी हुई इस साइटोप्लाज्मिक जाल जैसी स्ट्रक्चर फैली हुई है, इसी का नाम बोलते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ये तो है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस यहाँ है और ये साइटोप्लाज्म है, ये जाल जैसी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से बनी हुई फैली हुई है, इसी को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए जिस मेम्ब्रेन पे राइबोसोम है, उसको हम नाम देते हैं आरिया। क्या नाम देते हैं? आरिया। जिस पे राइबोसोम नहीं है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं क्या? इसको हम नाम देते हैं एसिया। क्या नाम देते हैं? एसिया। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम तो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब राइबोसोम जिस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, राइबोसोम को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि जिस मेम्ब्रेन पे राइबोसोम प्रेजेंट है, उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन होता है लिपिड का सिंथेसिस करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड का सिंथेसिस करना। और जिस मेम्ब्रेन पे राइबोसोम लगे हैं, इनका नाम क्या है? इसका नाम है राइबोसोम। इस पर राइबोसोम लगे हैं, इनका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या बनाना? प्रोटीन का। ध्यान रखना कि राइबोसोम के बेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट के हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसी मेम्ब्रेन जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऐसी मेम्ब्रेन जिस पर राइबोसोम नहीं है, उसका नाम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर इसका फंक्शन होता है लिपिड का सिंथेसिस और इसका फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको भी ल्यूमेन के बेस पे टू पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनसाइड वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल पार्ट, और एक जो आउटसाइड है यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ। देखो जैसे अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, मान के चलो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये पूरा क्या है? ये साइटोप्लाज्म। तो देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है, ल्यूमेन की साइड में जो स्पेस है इसको बोलते हैं ल्यूमिनल पार्ट, और ल्यूमेन से बाहर ये वाला बाहर जो स्पेस है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्पेस या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जैसे कि ध्यान रखो कि ये एक न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है और ये इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए यहां पर इसके ऊपर है राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम है। तो देखिए यहां पर जो स्पेस है ये स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसको बोलते हैं ल्यूमिनल पार्ट। और ये देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म की जो ये साइड है बाहर वाला साइड, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। कौन सा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। मतलब राइबोसोम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो राइबोसोम के इनसाइड वाला पार्ट है उसको कहते हैं ल्यूमिनल पार्ट, राइबोसोम के इनसाइड वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनसाइड वाला पार्ट ल्यूमिनल पार्ट, और आउटसाइड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। दो पार्ट हैं ल्यूमिनल क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल का मतलब ध्यान रखना कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड वाला पार्ट को ल्यूमिनल, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म की तरफ है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब यहां पर इसके अब हम फंक्शन देखेंगे। जो राइबोसोम है वो क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस। और लिपिड का काम क्या करता है? जो लिपिड है
जो एससीआर का काम, जो फंक्शन है वो लिपिड का सिंथेसिस करती है। डिफरेंट टाइप की जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, वो जितने भी जो स्टीरॉयड हार्मोन बने होते हैं वो लिपिड कंटेनिंग होते हैं, और वो कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं एससीआर से। अब इसकी फंक्शन देखेंगे कि ध्यान रखना कि यहां पर एससीआर के क्या फंक्शन है आपको पता है। पहली बात तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम फंक्शन की बात करते हैं, पहली बात तो प्रोटीन बनाना, सेकेंड बात क्या है, लिपिड का सिंथेसिस करना, और इसका यदि मेनली फंक्शन की बात करें, जो सेल का जो शेप मेंटेन करने का काम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। शेप मेंटेन करने का काम क्या है कि आपको, जैसे कि हम पहला फंक्शन फंक्शन ऑफ ईआर, ईआर का फंक्शन पहला तो है शेप मेंटेन। सेल शेप मेंटेन करना, पहला फंक्शन क्या है बच्चों, सेल का शेप मेंटेन करना। जैसे कि ये एक सेल है और यहां पर देखो ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस की ये चारों ओर ये राइबोसोम, सॉरी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल की तरह फैला हुआ है। ये साइटोप्लाज्म है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाल की तरह फैला हुआ है। कहां तक, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन तक। तो मुझे बताओ ये सभी जगह इस तरह से फैला होगा, तो सेल का जो शेप है वो कौन डिसाइड कर रहा है, मतलब जो जाल की तरह पूरी मेम्ब्रेन पूरे साइटोप्लाज्म जो फैला हुआ है, तो यहां पर शेप को मेंटेन करने का, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से कंप्लीट साइटोप्लाज्म में ये मेम्ब्रेन जाल की तरह फैली होती है, तो सेल का शेप डिसाइड करने का काम इसका होता है। सेकंड फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड है लिपिड सिंथेसिस। सेकेंड फंक्शन प्रोटीन का सिंथेसिस। आपको पता है कि जो सिस्टर्नी होती हैं, देखिए जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस तरह की जो स्टैक के फॉर्म में होती हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। एक पार्ट ये है। इसके बाद यहां पर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। और उसके बाद ये तीसरा पार्ट है वेसिकल, वेसिकल्स। ये वेसिकल्स में कुछ मटेरियल भरे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम वेसिकल बोलते हैं, और कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ इस सिस्टर्नी के ऊपर, इस सिस्टर्नी के ऊपर यहाँ पर कुछ राइबोसोम होते हैं, ये सिस्टर्नी बनाती है प्रोटीन। आपसे पूछेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, सिस्टर्नी। और ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स क्या है, ये लिपिड का सिंथेसिस करती हैं, ये यहाँ लिपिड का सिंथेसिस करती हैं। तो यहाँ पर ये तो बनाती है लिपिड, और जितने भी जो स्टीरॉइड्स हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयल्स हार्मोन्स हैं, ये सभी लिपिड से बने हैं, और लिपिड से बने हैं तो सिंथेसिस कहाँ से होगा, ट्यूब्यूल से। उसके बाद यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस सिस्टर्नी करती है और लिपिड का सिंथेसिस ट्यूब्यूल से होता है। और वेसिकल्स क्या है, फाइनली पैक हो जाती है, लिपिड हो चाहे प्रोटीन है, ये चारों एक मेम्ब्रेन ढक लेती है। ढकने के बाद इसको हम बोलते हैं वेसिकल्स। उसके बाद यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि यह सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, ईआर, मतलब ईआर के कितने पार्ट हैं, ईआर के 3 पार्ट हैं। पहला सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल। उसके बाद 4th पार्ट है किसका सिंथेसिस, अरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इसी ईआर का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी इसी के पास होता है। क्योंकि आप देखते हो न्यूक्लियस के जो आउटसाइड में प्रोटीन मतलब राइबोसोम से बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ कौन सिंथेसिस करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी क्या है, ईआर का है। उसके बाद फाइनल डिटॉक्सिफिकेशन,
डिटॉक्सिफिकेशन। देखो डिटॉक्सिफिकेशन में जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पर एक साइटोक्रोम होता है, वहां एक साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम का नाम होता है P450, P450। ये P450 ये साइटोक्रोम क्या करता है कि यहाँ मिलेगा, कहां पर मिलेगा, SER में, और ये इसका फंक्शन होता है जो टॉक्सिक मैटर है, टॉक्सिक को कन्वर्ट करता है नॉन टॉक्सिक में। ये डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कहां किसके पास होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है SER। आपको पता है लिवर में जो लिपिड है उसका सिंथेसिस, कहने का मतलब स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है, और जहां लिपिड ज्यादा होगा वहां SER ज्यादा होंगी, क्योंकि SER ही लिपिड का सिंथेसिस करती हैं, और जहां SER ज्यादा है वहां साइटोक्रोम P450 ज्यादा होगा, वहां टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो फंक्शन के बेसिस पे ER को हम देखिए, पहला तो सेल का शेप मेंटेन करना। सेल का शेप मेंटेन का मतलब साइटोप्लाज्म में जो जाल है वो न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। जब न्यूक्लियस से सेल के मेम्ब्रेन तक जब जाल फैला है तो सेल का मेंटेन डिसाइड करने का काम इसी का होता है। उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस और लिपिड का सिंथेसिस करने का काम भी इसी का होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम सिस्टम ही करती है, जबकि लिपिड सिंथेसिस का जो फंक्शन है ये करती है ट्यूबल्स। और फाइनली लिपिड और प्रोटीन को पैक कर दिया जाता है। अब उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं वेसिकल। ओवल शेप होती है और सिस्टर्नी स्टेक के फॉर्म में होती है एक के ऊपर, लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। अब इस पर राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम फाइनल क्या है, प्रोटीन तैयार करने का काम करते हैं, और यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस करने का काम ट्यूबल्स होता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सिंथेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने का काम भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। डिटॉक्सिफिकेशन नेक्स्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करना, डिटॉक्सिफिकेशन। और ये किसका फंक्शन होता है, SER का फंक्शन होता है। यहां पर एक साइटोक्रोम होता है जिसका नाम है P450। ये साइटोक्रोम जहां प्रेजेंट होगा, जहां SER होंगी और SER होंगी, वहां टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में। जैसे लिवर के अंदर जो नाइट्रोजन बेस कंपाउंड्स हैं, जो टॉक्सिक है, एल्कोहल्स है, ये इसको टॉक्सिक है, इसको डिटॉक्सिफिकेशन में कन्वर्ट करने का काम लिवर के पास होता है। और यहाँ पर कौन है, SER, और SER में है P450। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसके पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते किसे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट है। कि एक सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस के चारों ओर एक जाल जैसी स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के चारों ओर एक जाल जैसी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, टिनी ट्यूबुलर लाइक है, इसी को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बात करते हैं कि कितने पार्ट हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। पहला है सिस्टर्नी, सेकंड है ट्यूबुल्स, थर्ड है वेसिकल। सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसिकल। सिस्टर्नी एक के ऊपर एक स्टैक के फॉर्म में होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, और इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है। फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जबकि ये ट्यूबुल्स हैं, ये ट्यूबुल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इसका फंक्शन होता है लिपिड का सिंथेसिस करना। और यहाँ पर जो लिपिड बनाने का काम वही ट्यूबुल्स करती हैं, और लिपिड और प्रोटीन को अलग अलग वेसिकल्स में पैक कर दिया जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये प्रोटीन है, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन बन गई, अब इसको बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। इसी तरह से लिपिड है,
लिपिड के चारों ओर मेम्ब्रेन बन गई, उसको कहते हैं वेसिकल। उसके बाद हम क्या है फंक्शन की बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन है। पहली बात तो क्या है कि सेल का शेप मेंटेन करना। सेल है, सेल में इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फैली हुई है और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन तक होती है। इसका फंक्शन होता है क्या, सेल का शेप मेंटेन करना। दूसरी बात क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। थर्ड है लिपिड का सिंथेसिस करना। प्रोटीन बनाने का काम क्या कर प्रोटीन बनाने का काम कौन करती है, सिस्टर्नी, और लिपिड सिंथेसिस का काम कौन करती है, वेसिकल, एसिया। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने का फंक्शन भी इसके पास होता है। लास्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में, यहां पर एक साइटोक्रोम होता है P45 जो टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में। उसके बाद ये क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म से किसी मटेरियल को बाहर भेजने का काम भी करती है। कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करती है। एक नेक्स्ट फंक्शन और है, इसमें नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट टू इंट्रासेलुलर मटेरियल। ये मान के चलो एक सेल है, ये है यहां पर न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस है, और यहां पर ये इस तरह से जो जाल बिखरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आरईआर। आरईआर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम लगे हुए हैं और कुछ यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोलते हैं एसीआर। तो यहाँ पर ये कौन है, एसीआर, और ये कौन है, आरईआर। जिसपे राइबोसोम है आरईआर, जिसपे राइबोसोम नहीं है एसीआर। तो ये देखो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ न्यूक्लियस से पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे यहाँ पर भी बिखरी होंगी, यहाँ पे बिखरी होंगी, पूरे सेल के साइटोप्लाज्म बिखरी हैं। अब देखो यहाँ से कोई बन के मटेरियल जाता है, प्रोटीन या फिर कुछ भी बन के जाता है, तो यहाँ सेल के कहीं भी किसी भी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, यहाँ पर ये एसीआर आरईआर, ये दोनों का ही होता है। यदि लिपिड को भेजना है तो एसीआर का फंक्शन होता है, यदि प्रोटीन को भेजना है तो यहाँ आरईआर होता है। तो इस तरह से मेम्ब्रेन बिखरी होती है, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर। क्योंकि प्रोटीन को फाइनल पैक गोल्जी बॉडी करती है, क्योंकि मॉडिफिकेशन करने का काम, और उसके बाद फाइनली सेल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट, एक जगह से जब दूसरी जगह कोई प्रोटीन बन के जाती है, इसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। सेल के अंदर भेजना है या सेल से बाहर भेजना है, ये फाइनल डिसाइड करने का काम तो गोल्जी बॉडी करती है, लेकिन कभी कभार क्या यहां से बन के डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।